पॉजिटिविज्म आज हम लोग रिसर्च में पढ़ेंगे। तो पॉजिटिविज्म और पोस्ट आवाज जा रही है सबको ना? जी सर। ठीक है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे रूट्स ऑफ रिसर्च को। ठीक है कि रिसर्च के रूट्स क्या है, क्या क्या रूट्स है। एक बहुत क्विक सा रिकैप हम लोग करेंगे ताकि हम लोग इवोल्यूशन देख पाए, रिसर्च का इवोल्यूशन को समझ पाए। चलिए, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब रिसर्च की अगर रूट की बात करें, रूट्स ऑफ रिसर्च, तो इसके रूट्स क्या कहाँ पे आएंगे? प्राचीन सभ्यताओं से इसके रूट्स आएंगे। क्योंकि सभ्यता जब पहले थी तो सभ्यता का क्या अर्थ है कि लोग सभ्य हो गए, लोग चीजों को करने लगे। जब चीजों को करने लगे तो उनमें चीजों को समझने की भी जरूरत महसूस हुई, डेवलप हुई जिज्ञासा उनमें। तो जब प्रश्न आएगा, आप एक प्रॉपर वे में जीने लगेंगे, प्रश्न आने लगेगा, बहुत सारे प्रश्न आपके सामने आएंगे, तो प्रश्न का उत्तर भी आपको प्राप्त करना होगा। तो वैसे में रिसर्च डेवलप हुआ। तो सिविलाइजेशंस, जो सिविलाइजेशंस थे, कौन कौन सिविलाइजेशंस थे? ग्रीक थे, इजिप्शियन थे, इजिप्ट के लोग, ठीक है, चाइनीज थे, और फिर इंडियन सिविलाइजेशन। तो ये सब सारे सिविलाइजेशंस थे। अब इंडिया में क्या है कि रिसर्च जो है कैसे शुरू हुआ? जैसे आप लोगों ने सुना होगा, आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, मैथमेटिकल रिसर्च में इनका योगदान है। ठीक है, ब्रह्मगुप्त का नाम सुना होगा, भास्कर द्वितीय का नाम सुना होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हुई है ना। एस्ट्रोनॉमी की बुक्स हैं, एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, ज्योतिष जिसको कहते हैं, फिलोसफी, योगा, मेडिटेशन, चरक संहिता है। तो ये सारी चीजें जो है ये किसकी रिजल्ट थी? ये सारी जो किताबें हैं, आप अगर कोई व्यक्ति कह दे कि ये जो है ये तो ऐसे ही है, ये तो बस लिख दिया किसी ने, तो ऐसे ही नहीं है। चरक संहिता जो क्या है वो भी रिजल्ट है इम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन का। ऐसे मान लीजिए कि आर्यभट्ट ने मैथमेटिकल सूत्र दिए, तो चीजों को ऑब्जर्व किया, चीजों को प्रूफ किया, है ना, लॉजिक वाइज, रीजन वाइज गए। चरक संहिता में क्या है? आयुर्वेद का ग्रंथ है वो। तो आयुर्वेद के बारे में कैसे पता चला होगा? कभी भी जब लोगों को पता चला होगा तो कैसे पता चला होगा? सोचिए कि जब वो पेड़ पौधों का लेप लगा करके, है ना, पेड़ पौधों के बीजों को ऐसे कभी तो अप्लाई तो किए होंगे, कभी तो एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे, है ना। जब कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, तभी तो जाके रिजल्ट में आता है नॉलेज। ठीक है, तो जो नॉलेज आपका आ गया, तो वो नॉलेज क्या है कि एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन का नतीजा है। ठीक है, तो ये जो प्राचीन जो रिसर्च है ये भी क्या थे? एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन पर ही बेस्ड थे। अब मॉडर्न टाइम में जो है क्यों लोग इसको ये चीज कम कहते हैं? क्योंकि जब मतलब कोई अगर इस पे शक करता है या कहता है पता नहीं होगा कि नहीं, प्रूफ है, प्रूफ खोजने की हम लोग बात करते हैं, है ना। कई बार ये होता है कि नहीं होगा कि नहीं। तो ये चीज होती है कि जैसे हम लोग एक रिसर्च पेपर एक्सपेरिमेंट किया, कैसे आपने ये नॉलेज खोजा, इसका प्रमाण आपको नहीं मिला। ठीक है, तो ये चीज है। तो प्रमाण जब नहीं मिला तो आपको लगा कि पता नहीं सही है कि गलत है। तो इसीलिए जो प्राचीन ग्रंथ है
उनको तुरंत में वैज्ञानिक नहीं माना जाता है, क्योंकि उनमें जो वैज्ञानिक विधि उपयोग की गई है, कई बार उसके बारे में पता नहीं होता है। ठीक है, हमें पता होता है बस परिणाम। ठीक है, तो केवल परिणाम है तो वो तो एक स्टेटमेंट की तरह है, ऐसा कर दो तो ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए तब आखिर उसको करेंगे कैसे? फिर उसको प्रैक्टिस में लाके वापस टेस्टिफाई किया जाता है ना? जो भी चीज बताया गया, जैसे मान लीजिए आपको बताया गया कि कोई फलना प्लांट के पत्ते के चूर्ण को तेल में उबाल कर उसको फिर सुखा करके कहीं पे लगाने से, स्किन वगैरह पे कुछ लगाने से ये फायदा होता है। तो आपने पढ़ा, आपने लगा करके देखा और फायदा हुआ। तो ये क्या हुआ, आपने एक्सपेरिमेंट किया और आपको रिजल्ट मिली, तो इससे क्या हो गया, रिजल्ट रीइंफोर्स हो गया। ये कौन सा मेथड है ये? अरे यार लेट से क्यों आते हैं लोग? तो ये जो मेथड है, ये एम्पेरिकल मेथड है और सिस्टमैटिक मेथड है। अब देखिए इसके बाद आता है मध्यकाल। ठीक है, प्राचीन काल की बात हमने कर ली, मध्यकाल की बात आती है इसके बाद। मध्यकाल की बात आती है तो इसमें क्या करते हैं मध्यकाल में, दा विंची एक नाम है, ठीक है, और दूसरा नाम है गैलीलियो गलीली। दा विंची और गैलीलियो गलीली। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग फोकस देते हैं दो चीजों पे। एक को कहते हैं सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कहीं कोई दिक्कत? दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। सर गैलीलियो तलाश में गैली लिखा है। गलीली। गैलीली। भैया ये कहाँ से पढ़ा रहा है? रिसर्च मेथड पढ़ा रहे हैं। हाँ। रिसर्च मेथड में पढ़ाए थे ना टर्म्स यूज्ड इन रिसर्च, तो हाँ। उसी में अभी हम पढ़ा रहे हैं पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है उसका, रिसर्च मेथड का। तो अब देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं दा विंची का भी और गलीलियो गलीली का भी। गलीलियो कौन थे ये तो आप लोग जानते ही होंगे। गलीलियो ने दूरबीन बनाया था और दूरबीन बना करके जो है उन्होंने ग्रहों को देखना शुरू किया कि कहाँ, तो दूरबीन बनाया गलीलियो ने एक लंबा सा, और उससे वो देख पाने लगे कि नहीं कौन सा ग्रह कहाँ पे है ना, किसका लोकेशन क्या है, कौन कैसे घूमता है, और किसका कलर कैसा है, कितना टाइम लगता है घूमने में। तो गलीलियो ने पाया कि जो है ना कि धरती गोल है, तभी तो इस तरीके से ग्रह नक्षत्र ये वाली चीज है, और वो सूर्य के चारों तरफ धरती घूमती है। ऐसी चीजों को गलीलियो ने पाया क्योंकि उसने बनाया दूरबीन। तो अब दूरबीन क्या हुआ कि पहले किसी ने दूरबीन नहीं बनाया था। जब दूरबीन नहीं बनाया था तो जो धर्म ग्रंथों में, जो किताबों में, जो कल्चर में, जो किस्से कहानियों में जो लोग सुनते आ रहे थे कि ऐसी ऐसी बात है, वैसी वैसी बात को लोग मान रहे थे। जब गलीलियो ने दूरबीन बनाया तो लोगों ने क्या किया, तो गलीलियो ने देखा, क्योंकि उसके पास यंत्र आ गया कि भाई क्या है, तो उसने सच्चाई को देखने का प्रयास किया, देखा तो पाया कि सच्चाई जो है इन मान्यताओं से बिल्कुल विपरीत है। तो जब ऐसा हुआ, पता चला कि बिल्कुल विपरीत है, गलीलियो ने बोला कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा है। तो बोला कैसे? बोला कि देख लो हमारी दूरबीन में। तो फिर वही हुआ, गलीलियो क्या है, धर्म का विरोधी है, ये है वो है, उसको मृत्युदंड मिल गया। गलीलियो ने क्या कहा, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। अब कोई एक प्लेनेट तो है नहीं, अलग अलग प्लेनेट है सौरमंडल में, सबको गलीलियो देखते थे, और फिर उनका लोकेशन जो है क्या होता था कि हर रोज चेंज होता था सारे प्लैनेट्स का। तो जब सारे प्लैनेट्स का लोकेशन हर रोज चेंज हो रहा है तो कैसे ट्रैक करेंगे, और एक प्लैनेट तो है नहीं। तो गलीलियो ने क्लास के बाद, ठीक है, अभी है टाइम 1 घंटा जी। तो गलीलियो ने क्या हुआ
किस तरीके से चीजों को देखा। तो अब एक तरीका है ना कि कैसे पता चलेगा, तो डिग्री होता है, मैथ में आप लोग पढ़े हैं ना, 40 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री। तो डिग्री के द्वारा जो है ना, वो मेजर करके वो देखने लगे कि कोई एक ग्रह जो है वो एक दिन में इतना डिग्री घूमता है। कल हमने यहाँ पे देखा था, और दूरबीन के सीध में वो कोई वस्तु रख देते थे, और फिर दूसरे दिन देखते थे कि वो वाला ग्रह कहाँ पे दिखा। तो फिर उस वस्तु को दूसरी जगह हटाते थे, और दोनों को हटाने पे जो एक लाइन पर एंगल बनता है, उस एंगल को मेजर करते थे। और उससे उन्होंने कैलकुलेट किया कि कोई ग्रह को अगर एक दिन में इतना एंगल घूमता है तो पूरा चक्कर लगाने में, यानी 360 डिग्री लगाने में इतने दिन लगेंगे। तो इससे उनको पता चला कि जो है कि एक ग्रह सूरज की परिक्रमा करने में कोई विशेष ग्रह कितने दिन लेता है। तो गैलीलियो क्या कर रहे थे, सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन। ठीक है। अब आते हैं दाविंची पे। दाविंची कौन थे? लियोनार्डो दाविंची एक जीनियस कहे जाते हैं, और अभी तक के शायद सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड लोगों के बीच में दाविंची का नाम आता है। धरती पर पैदा हुए सबसे ज्यादा मल्टी टैलेंटेड लोगों में। और दाविंची बहुत कुछ थे। ठीक है। सबसे पहले तो एक अनाथ थे, और उसके बाद बहुत फेमस पेंटर थे, बहुत फेमस मूर्तिकार थे, सर्जन थे, आर्किटेक्ट थे, म्यूजिशियन थे। मतलब ऐसा क्या था जो दाविंची नहीं थे। उसके बाद एनाटोमिस्ट भी थे। ठीक है। उन्होंने सबसे पहले ह्यूमन बॉडी और उनके ऑर्गन्स का जो उन्होंने डायग्राम बनाया है, वो डायग्राम इतना एक्यूरेट है कि आज भी आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये कंप्यूटर से बनाया गया है। इतना डिटेल में कोई आदमी बना कैसे सकता है। उसके बाद लियोनार्डो दा विंची जो पेंटिंग्स में जो कलर बनाते थे, तो उन कलर को बनाने के लिए उन्होंने पूरी केमिस्ट्री पढ़ ली। दा विंची पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी को समझने और उसको डायग्राम करने के लिए बायोलॉजी, आर्ट, मतलब अलग ही थे वो व्यक्ति, जीनियस थे काइंड ऑफ। तो दाविंची से क्या शुरू हुआ? एक्सपेरिमेंटेशन। दाविंची का जो जीनियस था, उस जीनियस के पीछे ऐसी क्या चीज थी जो दाविंची जैसे जीनियस को, दाविंची जैसे आदमी को उसने जीनियस बनाया? एक्सपेरिमेंटेशन और लर्निंग। तो लर्निंग की बात उन्होंने उसमें थी कि वो बहुत चीजों को लर्न करने में एकदम रहते थे। वो जीवन भर लर्न ही करते रहे चीजों को, है ना। और सीखते गए, सीखते गए, सीखते गए, और एक्सपेरिमेंट करते गए। तो उन एक्सपेरिमेंट से भी सीखा। एक्सपेरिमेंटेशन भी क्या है? सीखने का एक तरीका है। तो दाविंची और गैलीलियो गैलीली के कारण मध्यकाल में विज्ञान में दो चीजें आई, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। ये देखिए कैसे रिसर्च और विज्ञान जो है ये धीरे धीरे समय के साथ इवॉल्व हो रहा है। उसी की बात हम लोग करते हैं। सर दा विंची का एक बार और रिपीट कर दीजिए ना। दाविंची इटली के एक पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, सर्जन थे, ठीक है, एनाटोमिस्ट थे। और वो कलर जो बनाते थे पेंटिंग्स को करने के लिए, तो उन कलर्स के लिए उन्होंने केमिस्ट्री पूरी की पूरी पढ़ ली, और बहुत सारे मेथड्स केमिस्ट्री तक में डेवलप किए हैं। ठीक है। मानव शरीर के अंग का, प्रत्यंग का निरूपण उन्होंने चित्र की तरह किया है, एकदम एक्यूरेट स्केल पे। मैप बनाते थे, मूर्तियां बनाते थे। तो दा विंची को जीनियस कहा जाता था। तो उनके कारण क्या आया? एक्सपेरिमेंटेशन आया विज्ञान में। ठीक है। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। इसके बाद जो है, जो तीसरा पड़ाव है, ठीक है, मध्यकाल के बाद पुनर्जागरण काल, यानी कि आधुनिक काल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। पुनर्जागरण क्या था? मध्यकाल खत्म हो रहा है और आधुनिक काल घुस रहा है, उसी को पुनर्जागरण कहा जाता है। अचानक से उस समय में जो है ना, सब चीजों में बढ़ोतरी आ गई, बिलीफ चेंज होने लगे, साइंस पर जोर दिया जाने लगा। तो इस टाइम पे है ना, 17वीं और 18वीं सदी में दो लोग आते हैं। एक का नाम होता है फ्रांसिस बैकन, ये याद रखिएगा, ठीक है। दा विंची और गैलीलियो गैलीली के कारण सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन की बात शुरू हुई। सत्रह पुनर्जागरण का क्या कह रहे हैं? बोल रहे थे, पुनर्जागरण का जो बता रहे थे, क्या क्या है? पुनर्जागरण जो है ना, जब मध्यकाल खत्म होता है और आधुनिक काल प्रारंभ होता है, उसके बीच का ट्रांजिशन पीरियड है, यानी बदलाव का वक्त है। मध्यकाल खत्म हो रहा है और आधुनिक काल शुरू हो रहा है।
पुनर्जागरण के कारण ही आधुनिक काल आया। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दो लोग आए, एक फ्रांसिस बेकन और दूसरे जो है जॉन लॉक। जॉन लॉक या जॉन लॉके लिखा जाता है, लॉके पढ़ते हैं जॉन लॉक। इन लोगों ने दो चीजों का पुनः जो है पर जोर दिया। एम्पिरिसिज्म यानी ऑब्जर्वेशन की बात, ऑब्जर्वेशन एंड ट्रायल, और दूसरा रीजन की बात कि रीजन, रीजन में क्या आता है, लॉजिक आता है। रीजन की जब भी बात हो तो यानी कि लॉजिक की बात हो। ठीक है। तो रीजन और लॉजिक की बात को इन्होंने प्रचारित प्रसारित किया। तो यहाँ तक हमने समझ लिया। अब आते हैं पॉजिटिविज्म पर। सर थोड़ा सा बैक कीजिए, दोनों पॉइंट अभी जो बताए ना उसको नहीं लिखे हैं। हो गया। इसके साथ नाम जोड़ता है अगस्त कॉम्ट का। कांट महोदय भी इसको कहते हैं कुछ लोग। इन्हें पॉजिटिविज्म का प्रणेता माना जाता है। ठीक है। अब पॉजिटिविज्म क्या है भाई? पॉजिटिविज्म जो है ना शुरू हुआ कहाँ से? नेचुरल साइंसेस से। अब नेचुरल साइंसेस क्या होता है, बता रहे हैं क्या होता है? नेचुरल साइंस यानी नेचर में जो चीजें हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सब 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 आते हैं नेचुरल साइंस से। ठीक है। प्राकृतिक विज्ञान, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, प्रकृति में मौजूद चीजों की पढ़ाई करते हैं। और बाकी समाज और ये वो चीजों की, साइकोलॉजी की, बिहेवियर की, जब ये चीजों की हम लोग बात करते हैं, इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सोशियोलॉजी की, साइकोलॉजी की, तो ये सब आता है सोशल साइंसेस में। तो पॉजिटिविज्म सबसे पहले आया नेचुरल साइंस में, और उसके बाद वहां से जाता है कहाँ, सोशल साइंस में। तो पॉजिटिविज्म है क्या सर? क्या चीज है जिसको पॉजिटिविज्म कहते हैं? अब पॉजिटिविज्म क्या है बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि समाज है, ठीक है, एक प्राचीन समाज की बात करते हैं। जब कुछ भी होता था तो लोग समझते थे कि ये सब देवता का किया कराया है ना, सब फोर्सेस ऑफ नेचर के कारण होता है, सब कुछ भगवान के कारण होता है, सब कुछ होता है प्रकृति के कारण। ठीक है। जो कुछ भी जो होता है, मतलब सोसाइटी जो गवर्न होती है, तो नेचुरल साइंस में अगर पॉजिटिविज्म की बात करते हैं, तो अब जैसे बिजली का कड़कना, बिजली का कड़कना का अर्थ क्या हुआ, हरे देवता का क्रोध कर। बाढ़ का आना, इसका मतलब क्या है, जल देवता नाराज हो गए। आग लग गई जंगल में, तो अग्नि देवता नाराज हो गए। भूकंप आ गया तो क्या हो गया, धरती माता नाराज हो गई। तो इस तरीके की जो है चीज है, लोग क्या होते थे जो भी सब चीजों को, कोई भी चीज अगर नेचर में हो रही है तो उसका कारण वो लोग सुपर नेचुरल चीजों को मानते थे। ठीक है। तो सुपर नेचुरल चीजों को जब आप इस तरीके से मानेंगे, तो फिर क्या साइंस के लिए स्कोप बचेगा? देखने के लिए स्कोप बचेगा? अगर आप किसी प्रश्न का समाधान नहीं करके एक कोई भी उत्तर दे देंगे कि हाँ जिज्ञासा खत्म हो जाए, तो क्या वो प्रश्न का समाधान होगी? नहीं। बच्चा आपसे पूछा बारिश क्यों होती है, इंद्रदेव की इच्छा से होती है, प्रश्न खत्म हो गया। जब प्रश्न ही खत्म हो गया तो आगे पूछना क्या है, आगे रिसर्च क्या करना है? सब लोग यही जानते रहे कि बारिश होती है सिर्फ और सिर्फ इंद्रदेव की इच्छा से। तो इंद्रदेव की इच्छा कैसे होगी भाई? अब वो तो अपनी इच्छा के स्वामी खुद है, तो उनको क्या किया जाए, मनाया जाए।
कैसे मनाया जाए, ऐसे मनाया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, ठीक है। इस तरीके से कर्म कांड जो डेवलप हो, तो क्या किया जाए, प्रेयर किया जाए, है ना। तो ये हमने क्या किया, अपने रिलीजन का एग्जाम्पल दिया। सारे रिलीजन्स में ऐसा कुछ ना कुछ है। अब जहाँ जो मोनोथिस्टिक रिलीजन है, जहाँ पे सिंगल गॉड की बात है, वहां पे क्या है कि जो कुछ होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। पेड़ में फल आता है किसकी मर्जी से, ईश्वर की मर्जी से आता है। तो हमें पेड़ में फल चाहिए तो हमें क्या करना है, ईश्वर से प्रेयर करना है कि ईश्वर आप हमें अच्छे अच्छे फल देते रहे, ठीक है। तो इस तरीके से जो पॉजिटिविज्म की बात है, वो जो है क्या होती है कि ये जस्ट विपरीत है। पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि कोई भी चीज अगर होती है, ठीक है, चैलेंज करता है इस चीज को कि नहीं भाई, ये सुपर नेचुरल चीजों के कारण नहीं होता है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। इस जो सोच है, जो ये दर्शन है, इसको नकारता है पॉजिटिविज्म, ठीक है। वो कहता है कि चीजें जो है, सब चीज के पीछे कारण जो है ना, ये नहीं होता है कि प्रभु की इच्छा हो, हर चीज के पीछे ऐसा कारण हो, जरूरी नहीं है। तो वो ये कहता है कि डिटेक्टिव की तरह पॉजिटिविज्म सोचता है। पॉजिटिविज्म क्या है, डिटेक्टिव। डिटेक्टिव का अर्थ क्या है, जो डिटेक्ट करता है, यानी जो पता लगाता है, डिटेक्टिव वाले व्यू पॉइंट, वैसे दर्शन की बात करता है पॉजिटिविज्म। कि चीजों का पता लगाओगे, कोई चीज क्यों हो रही है। ये मत कहो कि ये ऐसा है वैसा है, एक किताब लिख दी, एक रिलीजन बना दिया, और उसके बाद जो है उस रिलीजन में मनुष्य के सारे प्रश्नों का आंसर दे दिया। अब दिक्कत क्या होती है कि जब आप ऐसा कुछ लिख देते हैं या ऐसा कुछ कर देते हैं जिसमें मनुष्य के जितने संभव प्रश्न है सबका आंसर आप दे देंगे, तो मनुष्य का दिमाग क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, है ना। कि हाँ, इस किताब में जो लिखा है वो ऐसा ही है। अगर उसके मन में जो भी जिज्ञासा आएंगी, तो उन जिज्ञासाओं को वो एक्सप्लोर नहीं करेगा, उसको टेस्ट नहीं करेगा, उसको ऑब्जर्व नहीं करेगा। उसने जो सुना है, जो किताब में पढ़ा है, उसको देख लेगा और वो संतुष्ट हो जाएगा। तो क्या समाज का विकास होगा, कभी नहीं। क्या साइंस का विकास होगा, नहीं। क्या ट्रू चीजें होंगी, नहीं। और उसमें अगर आप फेथ और बिलीफ का एलिमेंट डाल दीजिए कि अगर आप इसको नहीं मानते हैं तो आप एक बैड बॉय हैं, आप एक गंदे बच्चे हैं। अगर आप किताब में लिखी हुई चीज को नहीं मानते हैं, तो आपसे जो है क्या है, किताब लिखने वाले पुरुष या आपके ईश्वर जो है बहुत नाराज हो जाएंगे। आप एकदम अछूत की श्रेणी में आ जाएंगे। आपको समाज से निकाल देना चाहिए, आपको मार देना चाहिए। अब ऐसी ऐसी चीजें रहेंगी, तो क्या होगा, आपका बिलीफ बहुत ज्यादा डिटरमिन्ड होगा। तो क्या साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन के लिए स्कोप बन रहा है, नहीं बन रहा। तो पॉजिटिविज्म ना इन्हीं चीजों को क्या करता है, नकारता है। वो कहता है कि जो देखा जा सकता है, जो सुना जा सकता है, भौतिक चीजों के मतलब भौतिक इंद्रियों के इस्तेमाल से जब चीजों को ये किया जाता है, देखा जाता है, समझा जाता है, समझने का प्रयास किया जाता है, तो उसी को पॉजिटिविज्म कहता है। तो आप बोलेंगे ये तो कॉमन सी बात है सर, तो इसको क्यों पढ़ते हैं हम लोग रिसर्च में। हम लोग जब रिसर्च मेथड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग ये एक तो सिलेबस में है, और दूसरा समय के साथ साथ, है ना, कैसे हम लोग नॉलेज प्राप्त करते हैं, रिसर्च कैसे डेवलप हुआ, क्या हुआ, ये भी हम लोगों के सिलेबस में। इसीलिए हम लोग पॉजिटिविज्म पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म एक दृष्टिकोण है, एक दर्शन है। जैसे मान लीजिए कि आपको जानना है कि आसमान नीला क्यों है, ठीक है। तो एक पॉजिटिविस्ट जो होगा, वो उसके आपके सामने ये प्रश्न है कि वाई स्काई इज ब्लू, क्यों आसमान नीला है। तो एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होगा इसके लिए, वही। और एक नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच क्या होगा, नॉन पॉजिटिव अप्रोच क्या होगा, वो बोलेगा कि आसमान इसीलिए नीला है क्योंकि आसमान तो नीला ही होता है, सब जानते हैं नीला होता है ना। अच्छा, क्यों नीला है, इसीलिए नीला है क्योंकि आसमान के कण कण में जो है फलाने देव का निवास है, और उस देव का रंग नीला है, इसीलिए आसमान का रंग नीला है, हम लोग उनके शरीर के अंदर रह रहे हैं। तो क्या ये पॉजिटिविस्ट आंसर हुआ, नहीं। ये नॉन पॉजिटिविस्ट आंसर हुआ। अब पॉजिटिविस्ट क्या कहेगा, वही कि आसमान क्यों ब्लू है, तो बोला कि इसका पता लगाने के लिए एक काम करते हैं, सनलाइट को देखते हैं। क्योंकि लाइट के कारण ही तो कलर हमें दिखाई पड़ता है ना, किसी चीज पर लाइट पड़ेगी तो कलर, वो देखते हैं। लाइट कैसे स्कैटर हो रहा है वातावरण में, वो देखते हैं। और लाइट एयर के साथ कैसे मिल रहा है, क्यों, क्योंकि आसमान क्यों नीला दिख रहा है, आसमान में क्या है, आसमान में हवा है, एयर है। तो लाइट एयर के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रही है, ये चीज अगर हम जानेंगे, तब जाकर के पता चलेगा कि जो है ना, कि रियल प्रूफ की आसमान
नीला क्यों है। हम लोग कहानी पर और गेसेस पर और ऐसे स्टेटमेंट पर नहीं जाएंगे, हम लोग पता करेंगे। तो ये जो डिटेक्टिव वाली अप्रोच है, इसी को हम लोग कहते हैं पॉजिटिविज्म। ठीक है, अब क्यों इंपॉर्टेंट है वही पॉजिटिविज्म? तो पॉजिटिविज्म इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे आसपास की दुनिया को समझने का एक स्पष्ट और भरोसेमंद तरीका जो है देती है। तो साइंस में, लॉ में, सोशल साइंस में, हर जगह पर क्या होगा कि पॉजिटिविस्ट अप्रोच का यूज होगा। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि पॉजिटिविज्म का महत्व क्या है। इसने सोशल डेवलपमेंट और सोशल चेंज को गति दी। इसका महत्व क्या है? सामाजिक बदलाव और सोशल चेंज, सामाजिक बदलाव और सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट को गति देती है ये चीज। ठीक है, कोई दिक्कत याद है? नहीं सर। अब देखिए इसके फीचर्स में क्या क्या है। इसको हम फीचर्स को हम लिख भी देते हैं और समझा भी देते हैं आप लोग को। इसको आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, फीचर्स ऑफ पॉजिटिविज्म। जिसमें पहला चीज है इम्फेसिस ऑन साइंस, यानी विज्ञान पर जोर। हिंदी में लिख दें क्या? हाँ सर, दोनों चीज में लिख देंगे। एम्फेसिस ऑन साइंस, वन एक चीज होगी। दूसरी चीज हो गई ऑब्जेक्टिविटी। अरे जब साइंस पर जोर है तो ऑब्जेक्टिविटी तो होगी, कॉमन सेंस की बात है। वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता होगी नहीं होगी? ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से आ सकते हैं आपके फीचर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ पॉजिटिविज्म? दे देगा सब्जेक्टिविटी, कट से मार दीजिएगा, सब्जेक्टिविटी नहीं होता, ऑब्जेक्टिविटी होता है। समझे रहिएगा तब तो। केवल नोट्स और गाइड पढ़ लेने से क्या होगा? पढ़ लिए, आज पढ़ लिए, कल निकल गया। क्वेश्चन को समझना है, आंसर को भी समझना है, कैसे आंसर देना है वो भी है। तो प्रॉपर ईमानदारी से वो काम करना है। कोई पीजी का एग्जाम नहीं है कि रट के गए और जा करके निकाल दिया एग्जाम। एम्पेरिसिज्म, एम्पेरिसिज्म तो समझ ही रहे हैं आप लोग, इसका हिंदी हमको बार बार हम भूल जाते हैं। अब एक चीज आता है रिडक्शनिज्म, उसकी भी हिंदी हमको पता नहीं है। रिडक्शनिज्म, रिडक्शन का मतलब क्या? रिडक्शन का मतलब होता है घटाना या तोड़ना। तो हम लोग क्या करते हैं, चीजों को पार्ट बाय पार्ट। और ये क्या होता है, जैसे अभी हमने एयर का ब्लू स्काई वाले एग्जांपल में देखा कि आसमान जब नीला नीला है क्यों है, तो उसमें कई पार्ट्स हैं। सनलाइट के बारे में देखो, एयर के बारे में देखो, सनलाइट एयर से कैसे मिल रहा है। तो हम लोग हर एक चीज को क्या करेंगे, एक एक चीज को पार्ट बाय पार्ट ही करेंगे ना। तो पार्ट बाय पार्ट करेंगे तो इसका एक फीचर है रिडक्शनिज्म, यानी घटाना है, तोड़ तोड़ कर। तो लिख देते हैं पार्ट बाय पार्ट, पार्ट बाय पार्ट करके हम लोग इसमें चीजों को समझते हैं। तो ये जो है फीचर्स हैं पॉजिटिविज्म के। ठीक है, और एक चीज याद रखिए, इसमें डिडक्टिव मेथड का जो है यूज होता है। ठीक है, डिडक्टिव। पॉजिटिविज्म में डिडक्टिव मेथड का यूज होता है। अब आते हैं हम लोग पोस्ट पॉजिटिविज्म पे। पोस्ट का मतलब क्या हुआ? बाद। पॉजिटिविज्म का मतलब, तो हम लोग अब अभी जाना। तो पॉजिटिविज्म के बाद की चीज। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या है भाई? तो कोई अगर नई चीज आती है
तो उस नई चीज में कोई नई चीज क्यों आई? क्योंकि पुरानी चीज में कुछ इम्प्रूव किया होगा, है ना? या पुरानी चीज में कोई समस्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, समय का चक्का जब चलता है, कोई भी चीज अगर डेवलप होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली पढ़ते समझते हैं ना, तो हम लोग लगते हैं कि इस ईस्वी में ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद फिर ये आया, फिर ये हो गया। ऐसे करके हम लोग चीजों को टुकड़ों टुकड़ों में बांध कर, मतलब अलग अलग टुकड़ों में रख के हम लोग उसको याद करने की कोशिश करते हैं। लर्निंग का सही तरीका क्या है? तो इन टुकड़ों को आपस में जोड़ पाना। जोड़ आप कब पाएंगे? जब आपने थ्योरी को समझा। ये मतलब सिर्फ इस चीज के लिए हम नहीं करें, ओवरऑल आप स्वतः भी ये जब पढ़ें, सेल्फ स्टडी भी करें, तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर या जो भी थ्योरी आप पढ़ रहे हैं, आप ये समझे कि उस थ्योरी ने कैसे समय में जन्म लिया। अब जैसे ईसा मसीह के मान लीजिए जन्म की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ से नहीं शुरू होगा कि 25 दिसंबर को कभी जो है ईसा मसीह का जन्म हुआ था, नहीं। शुरू कहाँ से होगा? ईसा मसीह के जन्म के पहले की कहानी से। ईसा मसीह का जन्म एक ऐसे समय में हुआ था जब समाज में अंधकार, निराशा, लूट खसोट, है ना, आपराधिक घटनाएं और ये चीजें चरम पर थी, जिसके कारण गरीबी और ये सारी चीजें चरम पर थी। तो ईसा मसीह ने लोगों में प्रेम और भाईचारा, ईसा मसीह ऐसे समय में जन्मे थे। धीरे धीरे जब वो बड़े हुए तो इन चीजों से देख के दुखी हुए और उनमें अध्यात्म के प्रति अभिरुचि जागी और उन्होंने लोगों को एक दूसरे से प्रेम करने की सलाह दी। ठीक है? और एक दूसरे काइंडनेस की सलाह दी। ईसा मसीह की जो टीचिंग्स है, जो मैंने पढ़ी है, जो मेन चीज है, हालांकि लैंग्वेज तो बहुत अलग तरीके से लोग लिखते हैं बाइबल में, लेकिन जो भी मूल है ना, हमको ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया हुआ है बुद्धिज्म की टीचिंग्स को। जो बुद्धिज्म कहता है, जो बुद्धिज्म अचीव करने की कोशिश करता है, सब कुछ सेम टू सेम वैसा का वैसा ईसा मसीह कहते हैं। अंतर क्या है? अंतर लैंग्वेज, लिखने की शैली का अंतर है। ठीक है? ईसा मसीह गॉड का रेफरेंस दे करके करते हैं। ठीक है? और बुद्धिज्म में चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखा जाता है ना, क्योंकि बुद्धिज्म गॉड वाली चीज को नहीं मानता। कहा जाता है कि ईसा मसीह के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि 12 साल वो गायब थे, है ना? उनके 12 साल के बारे में कुछ पता नहीं चलता है, कि एक ईसा मसीह के बचपन के बारे में पता है और बीच के 12 साल वो गायब थे और फिर 12 साल बाद वो पुनः वापस आ जाते हैं। जो कि तब जा करके, उसके पहले का ईसा मसीह जस्ट एक लड़का हुआ करता था जो दार्शनिक टाइप का हुआ करता था, चीजों को देखता था, समझता था, जानने की जिज्ञासा रखता था, अच्छा लड़का हुआ करता था। और 12 साल बाद जब वो व्यक्ति लौटते हैं, तो वो पूर्णतः ईसा मसीह मसीहा में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन्होंने रेड सी, या क्या है, कैस्पियन सागर बीच में, मेडिटेरेनियन सी जो है, भूमध्य सागर, तो उसके बीच में जब पार करने लगा तो उन्होंने ऐसे समुद्र दोनों साइड हट गए और रास्ता बना दिया, ऐसा सुनने के लिए बाइबल में मिलता है। तो ऐसे ऐसे कुछ। और कई लोग का ये कहना है कि वो जो ईसा मसीह के 12 साल हैं, वो कहाँ पे कटे हैं? वो कटे हैं ये तिब्बत मोनास्ट्री और भारत में कटे हैं। भारत में मेडिटेशन और धर्म के बारे में, इन चीजों के बारे में, श्वास क्रिया, योग क्रिया, इन सब चीजों के बारे में सीखने में, जिस चीज की मदद से उन्होंने अपने सांस को इतने देर तक रोक लिया कि बाद में जब उनको मरा हुआ समझ के कब्र में गाड़ दिया गया, तो 1-2 दिन के बाद वो वापस निकल आए। ऐसी चीजें इसके पहले बाइबिल में ऐसी चीजें होने की, ऐसी कहानियों का, घटनाओं का वर्णन अगर कहीं मिलता है, तो वो भारत में मिलता है, जिसको वर्णन मिलता है। ठीक है? जिसको आम बात कहता है। तो इसे जोड़कर कुछ लोग देखते हैं ऐसे भी। तो आपने देखा कि कोई भी चीज अगर होती है तो उसके पीछे क्या होता है? कारण होता है। ये क्या है? पॉजिटिविस्ट अप्रोच है। जब ईसा मसीह के जीवन को पॉजिटिविस्ट अप्रोच से देखा जाएगा, तो आप उस कारण की खोज करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि एक आम सा व्यक्ति जो है इस तरीके का हो गया। जब प्रॉफिट साहब की बात की जाती है, तो प्रॉफिट साहब के जीवन की बात देखिए, सुकून भरा जीवन। ठीक है? गडेरिए के टाइप का शायद जीवन था, जहां तक मेरी जानकारी है, अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा। और फिर वो काफी टाइम तक मेडिटेट करते थे, जिससे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और उनका भी जो है नेचर और वो चीज क्या था कि मध्यकाल में वैसे ही लूट खसोट वाला माहौल था, लेकिन वो एक सज्जन आदमी थे, तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो इस तरीके से क्या हुआ कि ये है एक पॉजिटिविस्ट अप्रोच।
चीजों को देखना, समझना, जानना कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। लेकिन पॉजिटिविस्ट अप्रोच का ना एक लिमिट भी है। क्या लिमिट हो सकता है? जब वो ये कह रहे थे कि जब हम लोग पढ़ते हैं किसी चीज को, तो हम लोग को किसी चीज को ऐसे पढ़ना है कि वो चीज किस समय में हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, और उसके बाद जो चीज आई, तो पहली चीज खत्म होगी तब ना दूसरी चीज आएगी। पहली चीज में कुछ ना कुछ कमी होगी या कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, तभी तो दूसरी चीज आएगी। जैसे रिलीजन्स का इतिहास अगर किसी को पढ़ने में रुचि है, तो सबसे पुरानी किताब क्या है? 3 मोनोथिस्टिक रिलीजन है, ठीक है? और तीनों का रूट से सेम है, क्रिश्चियनिटी, यहूदी जिसको कहते हैं ज्यूइश रिलीजन, और इस्लाम। तो ऐसा माना जाता है कि प्राचीन किताब कोई एक है, उसको फिर जो है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव किया, बाइबल बना, उसका थोड़ा नया वर्जन बना, फिर ये चीज है। तो किताबों में काफी सिमिलैरिटी है। चीजें क्या हुई, समय के साथ अलग अलग इंटरप्रिटेशन और अलग अलग चीजों से बनती गई। लेकिन क्या हुआ था, पहले मूल जो बात थी, जो तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, तीनों का मूल क्या है? एक ही है, एक ही सोर्स है। उस सोर्स में समय के साथ धीरे धीरे बदलाव हुआ और नए नए रिलीजन्स बनते गए। इनको कहते हैं हम लोग अब्राहमिक रिलीजन, क्योंकि अब्राहम एक एंजल है जो कि तीनों रिलीजन में कॉमन पाए जाते हैं। और भी गैब्रियल है और एडम, बहुत सारे हैं जो कि कॉमन पाए जाते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कोई चीज पहले थी, ऐसा क्या हुआ, क्या जरूरत पड़ी जो कि फिर नए चीज आया, ठीक है? अगर जो पहले मान लेते हैं कि यहूदी रिलीजन, टाइम हमको एग्जैक्टली याद नहीं है कौन नया है कौन पुराना है, बट शायद मेरी समझ से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी दोनों में से कोई सबसे मॉडर्न रिलीजन है, और दोनों से पुराना ज्यूइश रिलीजन है। तो मान लेते हैं कि जूइश रिलीजन था, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि जूइश रिलीजन से चेंज हो गया, कुछ नया करना पड़ा। तो जब समाज बदलता है, जब समय बदलता है, तो लोगों की जरूरतें बदलती हैं, चीजें बदलती हैं। भारत में जैनिज्म बुद्धिज्म जो शुरू हुआ, क्यों शुरू हो गया? क्योंकि चीजें कर्मकांड के कारण इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई कि जो इस क्लास के लोग थे कि जिनको दिन भर काम करना पड़ता था, जिनका पूरा दिन श्रम में चला जाता था, अगर वो श्रम नहीं करेंगे, ट्रैवल नहीं करेंगे, जैसे व्यापारी वर्ग, मारवाड़ी लोग थे, है ना? जैनी लोग, जैनी लोग क्या होते थे? व्यापारी होते थे। मारवाड़ी क्या होते थे? व्यापारी होते थे। अब ये लोग अगर ट्रैवल नहीं करेंगे, लंबी लंबी यात्राएं करेंगे, फिर रात में कहीं पे रुकेंगे, फिर सुबह होते ही यात्रा पे चल जाएंगे, उसके बाद जहाँ पे कैंप लगाएंगे, बाजार मिलेगा, वहां पे रुकेंगे, दिन भर सामान बेचेंगे, फिर सामान इकट्ठा करेंगे। रात कब समय है व्यक्ति के पास? सिर्फ रात का समय है, और वो भी हिसाब किताब में चला जाता है सोने से पहले। तो एक बिजनेस फैमिली का अगर आप लाइफ देखिएगा, या मारवाड़ी फैमिली का वैसे करके जो ऑन द गो है, तो उसको बड़े बड़े कर्मकांड, यज्ञ, हवन, ये सब करने के लिए क्या मतलब संभव है? उससे नहीं संभव है। तो जब नहीं संभव है तो क्या हो गया कि दिखा कि भाई एक प्रॉब्लम है इस रिलीजन में, ऐसे तो हो नहीं पाएगा। और फिर रिलीजन भी आपको कह रहा है कि नहीं तुम गलत कर रहे हो ऐसे वैसे। तो फिर उस रिलीजन का एक नया इंटरप्रिटेशन आया कि देखो, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, कर्मकांड से ज्यादा ज्यादा बड़ी चीज क्या है? इंसानियत है। और ये चीजें हैं, अहिंसा बड़ी चीज है। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म आया जिसने कर्मकांड के कंसेप्ट को ठुकरा दिया। लेकिन पीपल जो होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, हम लोग चीजों को चेंज कर देते हैं अपने मुताबिक। धीरे धीरे आप देखिएगा कि दोनों में भी समय के साथ कर्मकांड फिर अपने अपने ऐड हो गए। अब बुद्धिस्ट लोगों के पास भी बहुत सारे कर्मकांड है, जैनी लोगों के पास भी बहुत सारे कर्मकांड है। तो समय के साथ साथ क्या होता है, रिलीजन का स्वरूप उन लोगों के कारण और उनकी जरूरतों के हिसाब से, उनके बिलीफ के हिसाब से चेंज होते रहता है। तो रिलीजन के एग्जाम्पल से हमने समझा कि जैसे रिलीजन हम लोग की लाइफ में बहुत कॉमन चीज है ना? हम लोग इसको खाते पीते ओढ़ते सुखाते पहनते हैं, ऐसी वाली बात है। तो इसको आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। अब इसी चीज को आप रिसर्च में या नॉलेज के क्षेत्र में अप्लाई कीजिए कि कोई चीज आई तो क्यों आई, उसके बाद कोई चीज आई तो क्यों आई, पिछली वाली चीज में क्या कमी थी, ऐसी क्या दिक्कत हो गई कि कोई नई चीज आई। इस अप्रोच से जब आप पढ़ाई करेंगे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी समय के ऑर्डर में कि इसके बाद ही आया उसके बाद, तो फिर ना पूरा पिक्चर क्लियर हो जाएगी, कोई चीज क्यों हुई, कैसे हुई, इसमें क्या था, उसमें क्या था। इस तरीके से पढ़ने से आपको फायदा भी होगा, याद भी रहेगा, और नॉलेज भी क्लियर हो जाएगा। नहीं तो गाइड के वे में अगर पढ़ेंगे, जैसे गाइड में लिखा होता है ये आया, इसके ये फीचर थे, ये था, इसके ये फीचर थे, कितना याद रख पाइए? कोई नहीं। तो जैसे हम लोग को फिल्म की कहानी याद रह जाती है जीवन भर, वेब सीरीज की कहानी याद रह जाती है जीवन भर, क्यों? कड़ियों से कड़ियां जुड़ती रहती है। वही हम लोग को यहाँ पे करना है। तो पॉजिटिविज्म की हम लोग जब बात करते हैं, तो पॉजिटिविज्म की सबसे बड़ी लिमिट थी कि ये हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ठीक है?
आप हर चीज को ऑब्जेक्टिविटी, एम्पिरिसिज्म, रिडक्शनिज्म इतना लगा दिया, फिर भी हर चीज को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल कहते हैं, पॉजिटिविज्म क्या कहता है, ऑब्जेक्टिविज्म वस्तुनिष्ठता, जो एम्पिरिसिज्म जो चीजें दिख सकती है। हम लोगों ने जाना कि पॉजिटिविज्म वो कहता है कि जो चीजों को देख करके, जो चीजों को भौतिक चीजें हैं उनको देख के, समझ के नहीं, देख करके, छू करके, माप के देखा जा सकता है, उनकी हम बात करें। तो क्या पॉजिटिविज्म से इमोशन, बिलीफ, मीनिंग ऑफ लाइफ, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन चीजों को किया जा सकता था? नहीं। तो इसका लिमिट क्या था? पॉजिटिविज्म की सबसे बड़ी लिमिट क्या हो गई? इसकी स्वयं की ऑब्जेक्टिविटी। पावर भी वही है और लिमिट भी वही है। अब जैसे कहते हैं ना कि चाकू है, चाकू कितना काम का चीज है, अगर चाकू नहीं होता तो क्या सभ्यताएं इतनी तेजी से आगे बढ़ती? नहीं, बहुत काम किया, छोटे छोटे डाल काटने में, फल काटने में, है ना, चीजों को ये करने में। और चाकू ने क्या किया? उसी चाकू ने कई हत्याएं भी कराई। क्यों? क्योंकि किचन में चाकू होता था, परिवार में कुछ हुआ तो चाकू का यूज करके खचाखच करके ये हो गया। अब प्राचीन काल की बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसी चीजें हुआ करती थी। जब ऐसा कहा जाता था, मतलब कोट वोट नहीं होता होगा या वैसा कुछ। हालांकि हम तो जहाँ जब जब तक का इतिहास जानते हैं, तब तक तो, मतलब जब तक सभ्य हो चुके थे हम लोग, तब तक कोर्ट हुआ करता था। और उसके पहले तक क्या होता था कि फैमिली ही सब कुछ होता था। फैमिली का आदमी फैमिली के आदमी को मार सकता था। क्यों? मेरे फैमिली का आदमी है, हम चाहे तो मार दिए, तुमको क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या चीज है। आज भी आप देखिएगा ये मेंटेलिटी है लोगों में। जो असभ्य और अनपढ़ गवार लोग हैं, वो क्या करेंगे? अपने फैमिली के लोगों का हक छीन लेंगे, है ना। उनको दिखाएंगे ऐसे कर सकते हैं, वैसे कर सकते हैं, मेरा बच्चा है, हम चाहे उसको जान मार दें, चाहे क्या करते हैं, चाहे उसका करियर खराब कर दे, तुमको क्या मतलब। तो आप क्या है, एक निकृष्ट मानव है इस तरीके की अगर बात की जाए तो, जिसने कि व्यक्ति का हक भी छीना और चीजों को खराब भी किया। तो जब हम लोग बात करते हैं इस तरह की, तो क्या हम लोग जो है सही कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। सही और गलत का पैमाना कहाँ से आएगा? कोई एक निश्चित लकीर से आएगा। एक, क्या मेरे चाहने से आएगा कि मैं ऐसा चाहता हूं, मैं जो सोच लिया वो सही, और मैंने जो कह दिया गलत तो गलत। अब इसको जो है, इस चीज को प्राप्त करने के लिए, या फिर अपने सही के मुताबिक दुनिया को चलाने के लिए, चाहे मुझे जितना गलत काम करना पड़ेगा मैं करूंगा, बेछूट करूंगा, है ना। घर में झगड़ा लड़ा लगा दूंगा, मार करा दूंगा, ऐसे वैसे। ऐसे सारे स्त्री पुरुष जो है, काफी आप देखते होंगे समाज में आसपास, घटिया लोगों की गिनती में जो आते हैं। तो ये जो लाइन होती है सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का, हमने देखा कि जस्टिस को अगर सब्जेक्टिव किया जाए, अगर हम न्याय दे रहे हैं, नहीं मेरी मर्जी है कि मेरी फैमिली में क्या होगा, अब कोई एक लाइन नहीं है कि नहीं, अपने बच्चों का आप करियर नहीं खराब कर सकते। ये एक लाइन है, आप पेरेंट है तो क्या हुआ, या आप ये नहीं कर सकते किसी के साथ। तो आप इस लाइन पर बिलीव नहीं करेंगे तो आप क्या है, सब्जेक्टिव जस्टिस की बात कर रहे हैं। क्या भारत सब्जेक्टिव जस्टिस की बात करता है? नहीं करता है। आपके बच्चे ने अगर किसी और से शादी कर ली आपकी इच्छा के विरुद्ध, तो क्या आप उसको जान मार सकते हैं? नहीं मार सकते हैं। भारत का कानून इसकी परमिशन नहीं देता है। देयर इज नो सब्जेक्टिव जस्टिस इन इंडिया। अगर इंडिया में जस्टिस है तो केवल एक ऑब्जेक्टिव जस्टिस है। तो आप समझे कि ऑब्जेक्टिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है चीजों को करने के लिए। लेकिन यही ऑब्जेक्टिविटी कमी कब बन जाती है? यही ऑब्जेक्टिविटी कमी तब बन जाती है जब चीजों को थोड़ा पर्सनल स्केल पे हम लोगों को, पॉजिटिव, पहले लिमिट डील कर लेते हैं तो पोस्ट पॉजिटिविज्म करेंगे। पॉजिटिविज्म के लिमिट्स, ठीक है। तो ये ना हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। कैन नॉट, कांट एक्सप्लेन एवरीथिंग। इतना इंग्लिश चलेगा ना यार? ये तो बहुत हल्का फुल्का है। हाँ सर। तो कैन नॉट एक्सप्लेन एवरीथिंग, कुछ हर चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जैसे इमोशन, बिलीफ, तो समझ रहे हैं, जहाँ एक समस्या है वहां समाधान का एक स्कोप बन रहा है कि कुछ यहाँ पे होल है, ठीक है, ये कुछ दिक्कत है। अब इस दिक्कत को हमको क्या करना होगा? सॉल्व करना होगा। अब बेहद संकीर्ण, इसका दूसरा इशू ना संकीर्णता है, नैरोनेस। नैरोनेस। अब देखिए ये क्या कहता है पॉजिटिविस्ट अप्रोच,
जो दिखाई देगा हम उसी की बात करेंगे। तब तो भैया जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में जो चीजें हो रही है, सूक्ष्म डोमेन में जो चीजें हो रही है, उसको तो आप मानेंगे नहीं। आप कहेंगे नहीं, सेल होता ही नहीं क्योंकि हमको दिख नहीं रहा, है ना। कोशिकाएं होती ही नहीं है, मॉलिक्यूल्स होते ही नहीं है, परमाणु होते ही नहीं है, वेव्स होते ही नहीं है, तरंगे होती नहीं, हवा दिखाई नहीं पड़ती है, तो क्या हवा नहीं होती है? होती है। ग्रेविटी भी दिखाई नहीं पड़ती है, तो क्या ग्रेविटी नहीं होती है? होती है। लाइट भी दिखाई नहीं पड़ता है, तो क्या लाइट नहीं होता है? होता है। लाइट जब किसी सतह से टकराता है तब जाके रिफ्लेक्ट होता है, तब हमें दिखाई पड़ता है कि हाँ, तो वो हमें सतह दिखाई पड़ती है, उस पर से लाइट का रिफ्लेक्शन दिखाई पड़ता है, वरना लाइट क्या है? लाइट नहीं दिखाई पड़ती है। तो ये चीज क्या करते हैं हम लोग, कि हम लोग देखें कि ये जो पिक्चर है, पॉजिटिविज्म की लिमिट क्या है कि ये बहुत नैरो है, ये माइक्रोस्कोपिक डोमेन पे काम नहीं करेगा। और तीसरा क्या है? रिजिड है, मतलब कठोर है। पॉजिटिविज्म के लिमिट जो है, तो इसमें हम लोग जाने कि ये बेहद कठोर है। क्यों कठोर है? क्योंकि ऑब्जेक्टिविज्म से हटेगा ही नहीं, एम्पिरिसिज्म से हटेगा ही नहीं, रिडक्शनिज्म से नहीं हटेगा, घटाकर तोड़कर चीजों को समझना। कई बार क्या होता है, चीजों को तोड़ तोड़ कर घटाकर समझना संभव नहीं होता, आपको एक टोटलिटी में चीजों को देखना होता है। ठीक है, तो इन तीन समस्याएं, ये समस्याएं आई। अब इन समस्याओं का क्या हुआ? समाधान के रूप में आता है पॉजिटिविज्म, सॉरी, पोस्ट पॉजिटिविज्म। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पोस्ट पॉजिटिविज्म बात करता है क्वांटिटेटिव मेथड्स की, क्वांटिटेटिव मेथड्स की। अब क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या होते हैं सर? क्वांटिटेटिव में क्वांट दिख रहा है, इसका मतलब है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है मात्रा, ठीक है। यानी मात्रात्मक मेथड्स की बात करता है, गुणात्मक मेथड्स की बात नहीं करता है। मात्रात्मक कहिए या परिमाणात्मक कहिए, परिणाम नहीं, परिमाण। तो ये चीजें जो हो गई, मात्रात्मक क्वांटिटेटिव मेथड्स की बात करता है। ये क्या कहता है कि कोई भी क्वांटिटी है, उसको हम लोग को क्वांटिटेटिवली देखना है। अभी तक क्या हो रहा था? ऑब्जेक्टिवली देखना है, और एम्पेरिकली जो है सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन करना है। अब क्या करना है? मापना भी है ना। मात्रा की बात है। ये सब तो हो गया, यहाँ तक तो ठीक है। इसमें थोड़ा ऐड करूं कि हम लोग को अब चीजों को मापना भी है। और इसमें फिर क्या हुआ? पोस्ट पॉजिटिविज्म में ऑब्जेक्टिविटी की कमी थी, तो इसमें क्या बोला गया कि सब्जेक्टिविटी को भी लाओ, सब्जेक्टिविटी प्लस हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिविटी माइनस हो गया, ऑब्जेक्टिविटी की जगह सब्जेक्टिविटी को लाया गया, नहीं, प्लस सब्जेक्टिविटी, मतलब सब्जेक्टिविटी का स्कोप जो है इसमें, ये चीजें लाया गया। और बोला गया इंटरप्रिटेशन। तो सर इसमें सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी दोनों आ रहा है क्या? हाँ, दोनों आ रहा है। तो इंटरप्रिटेशन और कॉन्टेक्स्ट की बात आती है। इंटरप्रिटेशन मतलब, अब मान लीजिए कि हमने चीजों को देखा, हमने चीजों को ऑब्जर्व किया, पर क्या उसमें सब्जेक्टिविटी नहीं होगी? तलाश करेंगे हमारे ऑब्जर्वेशन में सब्जेक्टिविटी का क्या स्कोप था, है ना, कितना सब्जेक्टिव था, कितना बायस था, कितने एरर की संभावना थी, है ना, मेरे व्यक्तिगत विचार से मेरा डिसीजन या मेरा रिसर्च कितना प्रभावित हो रहा है। जब इस तरीके की बात को हम लोग देखेंगे, जब इस तरीके की चीजों को हम लोग देखेंगे, जानेंगे, तब ना समझेंगे कि जो है कि रिसर्च में एरर का स्कोप क्या है।
समझ गए? तो इसने क्या किया और एक चीज़ ऐड किया। ये सब चीज़ें जो क्या है, एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, वो एडिशन है। समय के साथ जो चीज़ें बदलाव हो रही है, तो कुछ चीज़ें बदल रही हैं, उसको और बेहतर करने की दिशा में चीज़ें ऐड हो रही है इसमें। समझ रहे हैं ना सब लोग? कोई नहीं समझ रहा क्या? कोई कुछ बोल नहीं रहा? जी सर। ठीक है। तो अब जब सोशल साइंस की बात करें, तो सोशल साइंस में तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हमारे सोशल साइंस में सब्जेक्टिविटी के बिना तो बात होगी ही नहीं। इमोशन जो है, क्या इमोशन ऑब्जेक्टिव हो सकता है? कोई एक घटना हुई और सब व्यक्ति का इमोशन सेम टू सेम उस घटना के प्रति हो और सेम डिग्री पे हो, ठीक है? क्या ये संभव है? अभी आप लोगों ने देखा कि एक अतुल सुभाष नाम के व्यक्ति का जो है केस था, ऐसे करके उसने सुसाइड कर लिया और एक वीडियो बनाई, वो सब आप लोग देख रहे हो। उसी पे मान लीजिए आप सब लोगों का रिस्पॉन्स, मतलब उस केस ने देखी कि लोगों के अंदर कैसे कैसे इमोशंस ये मूव किए। कोई आदमी जो है, जो वकालत के फील्ड से है, उसने इतने सारे ऐसे, मतलब वो रोज ऐसे के 10 केसेस देखता सुनता है, तो वो बोला कि हाँ ऐसा तो होता ही है। उसके अंदर क्या इमोशन उतनी तेजी से इवोक हुआ इस चीज के प्रति कि भाई ये तो बहुत एकदम ये चीज है। और जिसने नहीं देखा था, या जिसने मान लीजिए कि ऐसे भी देखा है पर लगा कि यार ये तो हद ही हो गया अब तो, उसके अंदर क्या इमोशनल अराउजल इसके इस चीज से बहुत ज्यादा हुआ कि यार ये तो मतलब एकदम पूरा ये हो गया। कितने लोगों की आत्मा कांप गई, कितने लोगों के बहुत ये चीज लगा। और जब ऐसी घटनाएं होती है सोशल मीडिया पर या ऐसे समाज में जब प्रसारित होती है, तो क्या होता है? आप लोग भी देख सकते हैं कि विश्वास कितना ज्यादा खंडित होता है। और इसी के साथ इंडिया में इस बात की मांग आ गई, एक नई चीज की मांग आ गई भारत में, धीरे धीरे उठने लगी। हालांकि वो मांग अभी फॉर्मल ढंग से नहीं उठी है, लोग केवल सोशल मीडिया पे कुछ लोग कहने लगे हैं। तो उसको कहते हैं प्रीनप, ठीक है? प्रीनप का मतलब है कि शादी से पहले एक एग्रीमेंट साइन करना होगा, जिसमें ये बात जो है ये रहेगी कि भाई मेरी कमाई हुई प्रॉपर्टी मेरी रहेगी, तुम्हारी कमाई हुई प्रॉपर्टी तुम्हारी रहेगी, और हम दोनों को एक दूसरे के प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं रहेगा। अगर हम दोनों कभी सेपरेट होते हैं या डाइवोर्स होते हैं, तो मैं तुमको अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपना सैलरी या कुछ भी देने के लिए लायबल नहीं होऊंगा, अगर म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स होता है। और तुम्हारा भी अगर होता है, तो तुम्हारी भी जो सैलरी है, जो प्रॉपर्टी है, वो भी लेने के लिए मैं चीज नहीं होगा। तो इसको कहते हैं प्रीनप एग्रीमेंट। वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा है, ठीक है? तो वहां जब मतलब ये चीज अगर होता है कि लगता है कि नहीं, शादी में इशू है, ठीक है, कि जो है कि क्या पता जो है अब शादी कर लिया और शादी करने के बाद जो है तुरंत डाइवोर्स वाला वो चीज डाल दिया। अब उसके बाद मतलब शादी किया ही यही सोच के था कि शादी करेंगे, अमीर आदमी से शादी करो और फिर उसको डाइवोर्स डाल दो, और उसके बाद वो जीवन भर एलिमनी देता रहेगा, हमको गुजारा भत्ता देता रहेगा, और फिर हम मस्ती से अपने घर में रहेंगे पेरेंट्स के साथ, ये वो उससे वसूलेंगे। और क्या करेंगे? अगर हमको किसी और से प्रेम होगा तो हम उसके साथ रहेंगे, पेरेंट्स भी एग्री है, ठीक है। नहीं किए शादी तो क्या हो गया, शादी तो हम इसी मतलब ये इस तरह की चीजें। क्या हो गया कि समाज में ऐसी चीजें धीरे धीरे नॉर्म होता गया। उस नॉर्म होने का कारण भी अगर आप देखेंगे बहुत हद तक, तो क्या है कि कई बार समाज ही है। बहुत सारे ऐसे केसेस भी जो है होते हैं कि जब क्या होता है कि लड़कियों को उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है, कम एज की होती है, उनका उनकी इच्छा के विरुद्ध जो है उनके पेरेंट्स शादी करा देते हैं। अब लड़कियां वहां एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, उनको शादी करनी किसी और से थी, और इतना जोर का प्रेम था कि उसके बिना रह नहीं पाएंगी। और अब घुटन हो रही है, अब दिक्कत हो रही है, अब ऐसे हो रही है वैसे हो रही है। उस समय तो लड़की बच्ची थी, 18 19 20 22 साल की थी, तो पकड़ दकड़ के करा दिया। अब जब उसका एक अपना व्यक्तित्व तो डेवलप हुआ है, 25 26 28 की हुई है, तो अब बोली कि यार ये तो कुछ चाहिए ही नहीं था, ये तो पूरे जीवन के लिए जो है हम ये हो गया, खराब हो गया मेरा जिंदगी एकदम। तो मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं, माँ बाप भी खुश है, घर मतलब ये भी खुश है, मतलब मेरा ही खराब हो गया। ठहर अभी अब बताते हैं। अब हमको भी चाहिए अपनी आजादी, और हमको भी अपने मन मर्जी का ही जीवन चाहिए। लड़की ने किया डाइवोर्स के लिए लड़के पे केस, ठीक है। अब वो लड़का क्या करेगा? जीवन भर उसको पैसा देगा, और फिर जिससे लड़की वापस प्रेम करती थी उसके साथ वो रहेगी। अब घर वाला झाल बजाओ और हस्बैंड झाल बजाओ। तो जब व्यक्ति का स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित होने लगे, ठीक है, और समाज क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित होने की तरफ आगे बढ़ रहा है, व्यक्तित्व मजबूत होता जा रहा है लोगों का, तो लोग ऐसी चीजें करते जा रहे हैं।
समाज क्या कर रहा है, उसको थू-थू कर रहा है, ये चीज़ें गलत कर रहे हैं। और समस्या का बीज बोया किसने ब्रदर? तुम ही ने तो बोया था। ऐसी चीज़ों को तुम इनवाइट कर रहे हो, ये ऐसी चीज़ें करके। जब कम उम्र के लोग होते हैं, तो उनमें उतनी वो क्षमता नहीं होती, उतनी वो ताकत नहीं होती, उतना वो आर्थिक वो चीज़ नहीं होता, कि वो ऐसी चीज़ें कर सकें। और क्या अगर उनके मन में रहेगी और जिस दिन वो हो जाएँगे मजबूर, तो फिर समाज के नियमों को तोड़ेंगे ही। फिर चाहे आप उनको गाली दो या कुछ भी करो, गलत समझो, अच्छा समझो, जज करो। तो चीज़ों को क्या है कि हम लोग जब तक सब्जेक्टिव डोमेन में जाके नहीं देखेंगे, है ना? समाज क्या करता है? आपके सामने एक ऑब्जेक्टिव लाइन लकीर रख देता है। ऐसा कर दिया तो तुम गलत हो गए। सपोज़ कीजिए कि आप देख रहे हैं कि एक 24 वर्ष का युवक एक 65 साल के अपने बूढ़े बाप को पीट रहा है, ठीक है? तो आप क्या कहेंगे? ये तो बहुत गलत है। तो संस्कार के विरुद्ध है ऐसे-वैसे। पहला रिएक्शन क्या आएगा? अरे बचाओ उसको, ये तो बहुत गलत कर रहा है। तो यही है कि ये हमारे समाज में क्या ऑब्जेक्टिविटी एक लाइन है कि अगर आप इस लाइन के इस पार जाते हैं तो आप गलत हो जाते हैं। रिगार्डलेस ऑफ कि वहाँ हो क्या रहा है, इससे कंसर्न नहीं करता है, इससे मैटर नहीं करता है। लेकिन सब्जेक्टिविटी से इस चीज़ को देखिए। अब आपको पता चलता है कि ये लड़का जो उस व्यक्ति को पीट रहा है अपने फादर को, इसका फादर 65 साल के उम्र में भी आकर के जो है घर में जो है अपनी मतलब उसकी माँ को पीटता है और फिर उसमें बहू बीच बचाव करती है तो उसको भी पीटता है। ठीक है? तो अब ये लड़का क्या करे? ये बोला कि ठहर फिर, अब देख, अगर तेरी बूढ़ी हड्डियों में इतना दम है, तो फिर अब ले मजा। देख कि हिंसा क्या होती है, दर्द क्या होता है, अब मैं तुझे बताता हूँ। उसने धुन दिया, तो हंगामा हो गया। अब हंगामा हो गया तो सड़क पे जो लोग देख रहे हैं, कह रहे हैं देखो, आजकल का संतान बूढ़ा आदमी को मार रहा है। यही बाप होगा जो जीवन भर कमा के दिया होगा। उसको क्या पता कि बाप शराबी जुआरी था, जीवन भर बचपन से कमाया हुआ ऐसा-वैसा। तो ये है सब्जेक्टिविटी। जब तक आप चीज़ों को सब्जेक्टिविटी से नहीं देखेंगे, अंदर जाकर नहीं देखेंगे, गहराई से तह तक नहीं जाएँगे, तो आप कहाँ से निर्णय कर पाएँगे कि क्या हो पा रहा है? आपके प्रश्न का सही-सही उत्तर मिलेगा कहाँ? और रिसर्च या किसी खोज का मूल उद्देश्य क्या है? क्या ये है कि किसी भी प्रश्न का एक उत्तर ढूँढ लेना, हाँ, उत्तर मुझे मिल गया, बस बात खत्म हो गई यहाँ पे, दैट्स ऑल। ऐसा करना? नहीं। उसका सही और सटीक उत्तर करना, उसको समझना। तो इसी अप्रोच में, इसी भावना से हम लोग क्या हुए कि सब्जेक्टिविटी की चीज़ों को हमने इसमें अंदर लाया। तो सबसे ज़्यादा काम सब्जेक्टिविटी में कहाँ होगा? अब सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद किसका पोस्ट पॉजिटिविज़्म का फ़ायदा सबसे ज़्यादा किसको मिला? हम लोगों को मिला, जो हम लोग सोशल साइंस के लोग हैं, ठीक है? तो हमारी जो प्रॉब्लम्स थी, हमारी जो अंडरस्टैंडिंग थी, सोशल साइंटिफिक फिनोमेनन की, चीज़ों की, उस अंडरस्टैंडिंग ने और गहराई ली और सटीकता से हमने जाना। वरना किसी प्रश्न पर उत्तर अगर महज़ सिर्फ़ एक उत्तर चमका देना है, तो क्या होगा? कि उस उत्तर के लिए तो बस रिलीजन ही काफ़ी है कि आप प्रश्न का मुँह बंद कर दो, अथॉरिटी ही काफ़ी है। बच्चा अगर सवाल पूछ रहा है तो बहुत सवाल पूछता है, बहुत बकाता है, तुम हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे। तो इस तरीके की चीज़ें जो है, क्या होती है कि हमारे समाज में आप देखते हैं, तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो क्या वो एक राइट अप्रोच है? अगर बच्चा आपसे सवाल पूछता है, तो आपको सवाल का जवाब आना चाहिए, ठीक है? और आप में ये पेशेंस होना चाहिए कि आप उस सवाल का जवाब दें, ठीक है? तो इससे क्या होगा? इससे ये चीज़ होगा कि आपका जो क्यूरियस बच्चा है, जो जिज्ञासु बच्चा है, वो सवाल पूछने को प्रेरित होगा और सवाल पूछने को प्रेरित होगा तो क्या होगा? आंसर जानने को प्रेरित होगा। फिर सवाल पूछेगा, फिर आंसर जानेगा। एक समय पे जब वो लैंग्वेज सीख जाएगा, तब आप उसको कह सकते हैं कि बेटा तुम्हारे जो सवाल है ना, उसका आंसर इस वाली किताब के इस चैप्टर में होगा। बच्चा दौड़ के जाएगा, किताब खोलेगा, वो देखेगा, हाँ, हमको आंसर मिल गया। और फिर अच्छा क्या मिला बेटा? ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ये होता है, वो होता है, ऐसे होता है। अच्छा, हाँ, ओह! ऐसे होता है, हाँ, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो? आप उस बच्चे को डेवलप कर रहे हो, जो सीखना चाह रहा है ना? जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जिसको प्रकृति ने सीखने और नैसर्गिक जिज्ञासा का गुण दिया है। लेकिन आप अगर एक गधे पेरेंट्स होंगे, तो आप क्या करेंगे? बहुत सवाल पूछता है, "ये लो मोबाइल, हाँ, लो देखो, ये देखो, छोटा भीम देखो, मोटा भीम देखो, है ना? ऐसी चीज़ें देखो, इतना सवाल मत पूछो।" अरे! कितना सवाल पूछता है, "चलो ये खाते हैं, चलो खीर खिलाते हैं, चलो तुमको दूध पिला देते हैं।" तो आप जब क्या करेंगे? सोचिए कि उस स्केल पे देखिए, बच्चा सवाल आया, उसके अंदर एक्साइटमेंट आई, उसके अंदर आया कि ये कैसे होता है जानने के लिए और आपने उसकी उस जिज्ञासा को कहीं और मोड़ दिया। तो उससे उसको रिवार्ड मिला क्या? नहीं मिला। उस उल्टा एक तो आपने रिवार्ड नहीं दिया तो वो बिहेवियर रिइंफोर्स नहीं होगा। दूसरा, अगर आप उससे भी गिरे हुए व्यक्ति हैं, आपने पनिश कर दिया उसके बिहेवियर को, तो वो तो और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब और क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो लर्न कैसे करेगा?
नहीं लर्न करेगा। और जब वो लर्न नहीं करेगा तो क्या होगा कि वो ऐसे चिपकाने वाले स्टेटमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा वल्नरेबल होगा। सोशल मीडिया पर किसी जो है घुंघराले बाल वाले बाबा ने कह दिया एकदम मीठी वाणी से कि बेटा ऐसे होता है, ऐसा ये होता है, ये इसीलिए होता है, तार्किक वे में कर दिया, बच्चा चिपका के बैठ गया अपने माथे पर। जो करते हैं भगवान करते हैं, या जो होता है ऐसे होता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, ऐसे लोगों के पल्ले में ज्यादा पड़ेंगे, बिलीफ के पल्ले में वो बच्चे ज्यादा पड़ेंगे, क्योंकि उनको क्वेश्चनिंग का मजा ही नहीं मिला है। क्वेश्चन का जब आंसर मिलता है तो वो आनंद क्या होता है, वो बिहेवियर रीइंफोर्स नहीं हुआ उसमें। तो ये चीजों को हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हम लोग अगर एक मानदंड को, दूसरी चीज क्या है, आप अगर एक पेरेंट हो मान लो, आपने क्या किया कि आपको अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन नहीं करनी है, आपको कहना है कि नहीं बच्चा है ज्यादा बोले नहीं, ठीक है। बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि बच्चा को सवाल पूछने पे लतिया दिया जाता है, या फिर उसको लगता है कि नहीं बच्चा सवाल करेगा, बच्चा तो पैदा ही हमें फॉलो करने के लिए हुआ। तो भाई ऐसे पेरेंट्स को तो अपनी सर्जरी करा लेनी चाहिए थी ना, बच्चा पैदा ही मत करो अगर ऐसी मानसिकता है तो क्या कर रहे हो आप, उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, आपने उसके मानसिक विकास को बाधित कर दिया, उसको वल्नरेबल बना दिया जीवन और समाज के हर एक बुराई के प्रति, और कमजोर भी बना दिया। कितनी जरूरी है देखिए चीजों को गहराई से देखना, सब्जेक्टिव तरीके से देखना, ताकि चीजों को हम लोग समझ पाए। अगर वही व्यक्ति ये लाइन नहीं खींचता, ये ऑब्जेक्टिव लाइन नहीं खींचता कि ऐसा जो है बच्चा गार्जियन से सवाल नहीं पूछता है, वो फॉलो करने के लिए पैदा हुआ, वो कितनी सारी समस्याओं से बचा रहा होता, उस बच्चे को कितना हेल्दी बना रहा होता। और लर्निंग क्या है, उसके लिए एक बिहेवियर होता, न कि एक टास्क होता। आप बच्चे को क्या कर रहे हो, लर्निंग के उसको खत्म कर दे रहे हो उसके बिहेवियर को, और उसके बाद उसको जो बैग पे 20 किलो का बस्ता लाद करके, गले में थर्मस लाद करके, जोकरों ऐसे कपड़े पहना के भेज दिया अपने पागल खाने में, बहुत पैसा दे करके कि हमारा बच्चा जो है ये जाता है स्कूल में पढ़ने के लिए। अरे यार तुमने उसके लर्निंग बिहेवियर को ही खत्म कर दिया, और अब उसको टास्क करवा रहे हो, उसको ये करवा रहे हो कि बच्चा कितना मतलब टास्क फॉलो कर सकता है। तो आपने क्या किया, उसको लीडर नहीं बनाया, आपने बचपन से उसको फॉलोवर बनाया। तो क्या कमाल करेगा। हमको बच्चे वो अच्छे लगते हैं जो बोलते हैं कि हम नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं बात मानेंगे, हम क्यों पढ़े, क्या मिल जाएगा पढ़ाई करने से, क्यों जाएं स्कूल, नहीं जाएंगे। हम भी वैसे ही बच्चे थे, और हमको वैसे ही बच्चे अच्छे लगते हैं। और उन्हीं बच्चों में से ना एक प्रॉपर अच्छा इंटेलिजेंस या जीनियस बनाया जा सकता है, सच पूछिए तो। और स्कूल वैसे बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, उनको फॉलोवर चाहिए, फॉलो करते जाओ करते जाओ करते जाओ। लेकिन बच्चा जब तक क्वेश्चन पूछेगा नहीं, जैसे कोई बच्चा है उसको पढ़ाने के लिए आप जाते हो, सबसे पहले ये जरूरी है बच्चे को समझना कि वो क्यों पढ़े, ठीक है। बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा है, आपका बच्चा नहीं पढ़ना चाह रहा, तो आपको ये समझाना होगा बच्चे को क्यों पढ़े, और उस बच्चे के दृष्टिकोण से समझाना होगा। आप अगर ये कहोगे ना कि नहीं पढ़ेगा तो क्या भैंस चराएगा, और पढ़ जाएगा तो क्या आईएएस बनेगा। अब उसको पता ही नहीं आईएएस आईएएस बनने का क्या परिणाम होता है, भैंस चराने का क्या परिणाम होता है। आप कहेंगे समाज में कोई इज्जत नहीं करेगा, लोग थूकेंगे तुम्हारे नाम पे, तो उसको इज्जत का भी कंसेप्ट नहीं पता है बेचारे को उस समय पे कि इज्जत क्या होता है, नहीं होता है। तो आप अपने डोमेन में बच्चों को दिखाना चाह रहे हैं, बच्चा देख ही नहीं पा रहा है। उस बच्चे को आपको क्या समझाना होगा। अच्छा तुम सोचे हो कभी, ये जो तारा है ये कैसे टिमटिमाता है। हाँ सोचे तो है, तुमको पता चला नहीं, खोजी कोशिश किए खोजने का, हाँ पूछे थे, किससे पूछे थे, उससे पूछे थे, तो बोला होमवर्क बनाओ जा करके। तो बच्चों में ना ये चिंगारी जलाने का है, क्यूरियोसिटी आप जलाओ, आप उसमें वो चीज करो कि भाई देखो ऐसे। बच्चों को ये पूछा कि अच्छा तुमको लगा है कि दिन रात कैसे होता है, कभी सोचे हो दिन रात, हाँ मतलब अंधेरा का हो जाता है रात होते ही, सोचे हो कभी। अरे पता है तुमको इसका आंसर, नहीं कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, देखो देखो तुम्हारे बुक में ऐसे दिया, अच्छा ये दिया है, कैसे कैसे बताइए सर, ये देखो ऐसे होता है वैसे होता है, पूरा मॉडल, बच्चा खुश। बच्चे को जो चाहिए वो तो उसकी किताब में ही पढ़ा है, लेकिन आप उसको उस वे में कनेक्ट करेंगे तब तो उसको भी रीजन समझ में आए। और एक बच्चा क्या चाहता है, जानकार होना चाहता है, पावरफुल होना चाहता है। और तो बच्चा भी चाह रहा है, आप भी चाह रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है बीच में प्रोसेस जो है आप खत्म कर दे रहे हो, और आपको लग रहा है गलत प्रोसेस में जाकर के चीजें ऐसे हो जाएगी। लर्निंग क्या है, एक नेचुरल बिहेवियर हम लोग लेके पैदा होते हैं, जेनेटिक बिहेवियर है। उस बिहेवियर को आप स्कूल या अन्य शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से आप बंद कर देते हैं, और लर्निंग को एक टास्क एक वर्क बना देते हैं, ताकि अनमने काम को अच्छे ढंग से करने के लिए वो ट्रेंड हो जाए, तब ना उसे नौकरी करवाएंगे।
तब ना उसे प्राइवेट नौकरी और ये कराएंगे। गुलामों की फैक्ट्री बनेगी कैसे समाज? लीडर्स और इन्वेंटर्स कहाँ पैदा होंगे? नहीं पैदा होंगे। और आप देखिएगा कि जितने भी लीडर्स और इन्वेंटर्स पैदा हुए हैं, सबका जीवन लीक से बहुत हट करके या बचपन ऐसा कुछ ना कुछ जरूर रहा है। बाकी लोग भले ही ऊंचे ऊंचे पदों पर गए हैं, पर वही था, दे वेर फॉलोअर्स एंड क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय काइंड ऑफ पीपल। तो आज के इस चीज को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे पोस्ट पॉजिटिविज्म के बारे में डिटेल्स है, क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज है और क्या क्या लिमिटेशन है, और उसके बाद फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे। ठीक है।